हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, जिसमें बेटा हम आपका ग्लोबलाइजेशन तक का कंसेप्ट कर चुके हैं। अब बेटा मैं इस वीडियो में आपका कंसेप्ट करने जा रही हूँ एन अप्रेचल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, यानी कि जो एलपीजी की पॉलिसी चलाई गई, यानी कि आपकी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने रीड करना है। ठीक है, इसका मूल्यांकन करना है कि ये पॉलिसी अच्छी थी या फिर नहीं अच्छी थी। ठीक है, तो बस अच्छी बुरी का मतलब क्या, हमने इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताना है। तो हम मेरिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द मेरिट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हमें एलपीजी पॉलिसी के बारे में समझाती हैं। तो इसका नंबर 1 है वाइब्रेंट इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमी यानी कि हिल चुकी इकोनॉमी जो वाइब्रेट कर रही हो। इंडियन इकोनॉमी हैज़ डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बनती जा रही है, जो कभी भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा हर वक्त हिलती रहती है। ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ ट्रेंडेड अप एंड एज इंडिकेटेड बाय जीडीपी ग्रोथ। जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है, ज़्यादा हिलने वाली इकोनॉमी है। अगर हम ओवरऑल लेवल देखें किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, इकोनॉमी में वो बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, और इंडिकेटेड बाय जीडीपी ग्रोथ, और जो एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में बढ़ती हैं तो उसको हम जीडीपी ग्रोथ का बढ़ना या कम होना बोल सकते हैं। पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज़, यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तब तक हमारी जीडीपी बढ़ती जाएगी। पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज़, द ग्रोथ ऑफ जीडीपी शॉट अप टू एज हाई एज 8% पर एनम। तो देखो, अगर एलपीजी पॉलिसीज़ ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी तो जो ग्रोथ है जीडीपी की वो 8% पर एनम के हिसाब से बढ़ जाएगी। आगे स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, एलपीजी जो पॉलिसी हैं उन्होंने एक बहुत स्टिमुलेंट यानी कि ग्रेट वर्क करा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इंडियन इकोनॉमी में अगर हमने इंडस्ट्री के प्रोडक्ट लेके आने हैं तो उसको बढ़ाने के लिए एक शानदार जो है वर्क करा है। इट इज़ ओइंग टू दिस पॉलिसीज़, इन पॉलिसी से के कारण ही जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में हैज़ अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। उन्होंने अपनी पूरे वर्ल्ड में एक अलग सी पहचान बना ली है। ठीक है, तो उसके बाद देखो बेटा, ये आया आपका थर्ड पॉइंट, अ चेक ऑन फिस्कल डेफिजिट। ठीक है, अ चेक ऑन फिस्कल डेफिजिट। फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय, डेफिजिट यानी कि घाटा, यानी कि जो राजकोषीय घाटा मिल रहा है उसके ऊपर हम चेक की बात करते हैं। ठीक है, हमें उसके ऊपर कैसे चेक करना चाहिए, यानी कि माउंटिंग फिस्कल डेफिजिट, जो फिस्कल डेफिजिट माउंट हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, हैज़ बीन अ सीरियस थ्रेट, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में। इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के उभरा है फिस्कल डेफिजिट। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिस्कल डेफिजिट को हमने कम कैसे करना है, इसको हमने एलपीजी पॉलिसी में काफ़ी हद तक सीख लिया था। ठीक है, आगे है चेक ऑन इन्फ्लेशन, यानी कि हमारी कंट्री में पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लेशन पाई जाती है, तो उस इन्फ्लेशन का कैसे हमने इलाज निकालना है ये भी हमने सीख लिया है। तो ओइंग टू अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जैसे जैसे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ बीन लोड, तो जो इन्फ्लेशन है वो कम होती जा रही है, यानी कि इन्फ्लेशन उतनी नहीं बढ़ रही। इन द ईयर्स 2011 से 12 की बात है से लेके 2013 से 14 की बात है, इन्फ्लेशन वॉज इन द रेंज ऑफ 6 to 9% पर एनम। ठीक है, तो उसके बाद देखो बेटा, इन द ईयर 2011 से 12 की बात है तो 2013 से 14, ये मैंने आपको बता दिया कि जो रेंज थी इन्फ्लेशन की वो 6 से 9% थी, और 2017 से 18 के बीच ये कम हो गई, इन्फ्लेशन 2.9% ही रह गई। आगे है कंज्यूमर्स यानी कि सर्वेजेनिटी, यानी कि कंज्यूमर्स सर्वेजेनिटी
जो है वो टाइम के हिसाब से बढ़ती गई। दिस इज़ एविडेंट, यानी कि लोग जो हैं वो मतलब आज़ाद होते चले गए, वो अपनी हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ खरीद सकते हैं और ले सकते हैं। यानी कि दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम फैक्ट दैट अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डाइवर्स ग्लोबल मार्केट्स आर नाउ विद इन द ईजी रीच ऑफ द बायर्स। पहले जो चीज़ें हम बहुत दूर दूर तक नहीं खरीद पाते थे, अब वो चीज़ें हम बहुत ईजीली अवेलेबल हो रही हैं हमारी कंट्री में, और वो भी बहुत कम कीमत के ऊपर। ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स आर वाइडली रिस्पॉन्डिंग टू द कंज्यूमर्स चॉइस एंड प्रेफरेंस। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अब कंज्यूमर की चॉइस और कंज्यूमर की प्रेफरेंस के हिसाब से वर्क करते हैं। ठीक है। अ सब्सटेनियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी कि हमारा विदेशी मुद्रा के विदेशी लोगों के साथ जो व्यापार होता है उसमें लगातार एक चेंज देखने को मिला। यानी कि इसे है डिपेल्शन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वॉज वन ऑफ द कंपेलिंग रीजन्स फॉर द गवर्नमेंट टू शिफ्ट टू एलपीजी पॉलिसी। वो एलपीजी पॉलिसी को शिफ्ट करने का एक सबसे बड़ा कारण था। यानी कि अगर हमने एलपीजी चलाई तो उसका जो एक रीज़न था वो कहीं ना कहीं पे ये भी था। ठीक है। तो आगे है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो आगे देखो बेटा, आगे है आपका 7th पॉइंट, दिस इज़ अ फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो प्राइवेट लोग हैं जो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। तो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ टेक अ क्वांटम जंप आफ्टर द एडोप्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी के बाद जो है इसको एक बहुत बड़ा उछाल मिला फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। दिस हैज़ बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़े रिलीफ की बात थी। क्या थी? डोमेस्टिक इकॉनमी वॉज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस एंड री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमारी जो कंट्री थी वहाँ पे ना तो ज़्यादा मात्रा में हम बचत हो रही थी, ना तो हमारे लोग री इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। यानी कि एक बार जो इन्वेस्टमेंट करी उसको दोबारा से नहीं किया जा रहा था। यानी कि ना इन डाइगनस टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग एब्सोल्यूट। यानी कि हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी वो बिल्कुल सही होने जा रही थी। हम ये पढ़ रहे हैं कि एलपीजी यानी कि जो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन चलाया उसने कैसे हेल्प करी चीज़ों की। आगे है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। जब भी हमारी कंट्री में कोई मुसीबत पड़ती है या हमें किसी चीज़ की नीड होती है तो हम पहले दूसरी कंट्रीज़ की तरफ भागते थे, लेकिन अब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है, हम अपने दम के ऊपर जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो इट इज़ ओइंग टू एलपीजी। एलपीजी पॉलिसीज़ के कारण हुआ एंड द कॉन्सिक्वेंट राइज, और इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला इन द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। दैट इंडिया इज़ नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। यानी कि उसी का नतीजा है कि आज हमें जो है इकोनॉमिक वर्ल्ड में इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभरता हुआ मिल गया इंडिया। ठीक है। लेकिन पहले नहीं था ऐसा। ठीक है। आगे है अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है। यानी कि लॉन्च ऑफ एलपीजी पॉलिसी के लॉन्च होने के बाद ही इस एक बहुत ज़बरदस्त जो है हमें शिफ्ट देखने को मिली मार्केट में, इंडिया की मार्केट में। इंडियन मार्केट जो है वो इंक्रीजिंगली शेडिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक करेक्टर। यानी कि इंडिया की जो मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक एक अधिकार का जो था ना वो खोती चली जा रही थी। अब उसकी कंपटीटर और भी बहुत सी कंट्रीज आ गई थी एंड बिकमिंग मोर एंड मोर कम्पिटिटिव इन नेचर। और नेचर में बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव हम नहीं बन पा रहे थे, मतलब बन पा रहे थे, सॉरी। तो आगे देखोगे ना, फॉर इंस्टांस अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक, बहुत अरसे बाद हमने बहुत से अच्छे प्रोडक्ट जैसे कार हो गया, रेफ्रिजरेटर पीसीस, ये इनमें मोनोपोली हासिल कर ली थी। ठीक है। ये हमारी कंट्री में सबसे बेहतर माने जाने वाले बन गए थे। ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर में तो मैं आपका यही कवर करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी डीमेरिट्स करवा दूँगी और इसके साथ ही आपका ये छोटा मोटा कंसेप्ट जो बचा हुआ है कवर करवा के चैप्टर डन करवा दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।